हेलो बच्चों। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा हिस्सा है और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं वाक्य। इस दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ व्याकरण में वर्ण भाषा का सबसे छोटा हिस्सा है, तो भाषा की सबसे बड़ी रचना जो है वो वाक्य है। इसके साथ ही वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। पूर्ण इकाई है मतलब भाषा के जो आवश्यक तत्व हैं वो सभी वाक्य में पाए जाते हैं और ये शब्दों का सार्थक समूह होता है। सार्थक मतलब उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर वो अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। और इसके साथ साथ इनका क्रमवार होना ज़रूरी है। क्रमवार मतलब उसका एक निश्चित सीक्वेंस जो व्याकरण में तय है यानी निश्चित है। तो हिंदी के वाक्यों में शब्दों का जो प्रचलित क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो इस प्रकार होता है। उसमें पहले आता है कर्ता, उसके बाद कर्म या पूरक और लास्ट में या अंत में आती है क्रिया। जबकि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद प्रेडिकेट आता है। वाक्य के जो हैं दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा होता है विधेय जो इंग्लिश में प्रेडिकेट कहलाता है। तो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा होता है वो विधेय कहलाता है। जैसे अनिल पुस्तक पढ़ता है तो अनिल के बारे में बात हो रही है तो अनिल हो गया उद्देश्य और उसके बारे में हमने क्या बताया कि वो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है वो क्या हो गया, विधेय। अब उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कभी कभी तो अकेला आता है, जैसे हमने ऊपर का उदाहरण देखा, अनिल पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें उद्देश्य सिर्फ अनिल है, लेकिन कभी कभी हम उसकी विशेषता आदि बताने वाले दूसरे शब्द भी उसके साथ लगा देते हैं। तो इन शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। विस्तार का मतलब होता है बढ़ा देना। जैसे अनिल के आगे मैंने लगा दिया मेरा पुत्र अनिल पुस्तक पढ़ता है। अब बात तो अनिल के बारे में ही हो रही है, लेकिन इसमें उद्देश्य का हिस्सा कितना हो गया, मेरा पुत्र अनिल। ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने उद्देश्य का विस्तार किया है, हम विधेय का विस्तार भी करते हैं। उसमें हमें कर्म को बढ़ाना पड़ता है या फिर क्रिया को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो कर्म को बढ़ाने के लिए जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा पुत्र अनिल अपनी पुस्तक, अब पुस्तक की विशेषता लगा दी मैंने अपनी, या मैं लिख दूँ हिंदी की पुस्तक पढ़ता है, अंग्रेज़ी की पुस्तक पढ़ता है। और क्रिया का अगर मुझे विस्तार करना है तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा पुत्र अनिल हिंदी की पुस्तक मन लगाकर पढ़ता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द मैंने लगा दिए, क्रिया विशेषण शब्द, तो इससे क्रिया का विस्तार हो गया, क्रिया बढ़ गई। इस तरह से मैंने विधेय का विस्तार कर दिया। तो ये जो है उद्देश्य और विधेय का विस्तार करना कहलाता है। अब है बेटा वाक्य के भेद, यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के जो भेद हैं वो दो आधारों पर किए जाते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। सबसे पहले अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। इन्हें हम सकारात्मक या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जो है क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है और इसके साथ ही इसमें जो है सामान्य कथन होता है, कोई सामान्य बात होती है, इसलिए इनको कथनात्मक और सकारात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं। जैसे लड़की खाना खाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपके निषेधवाचक, जिन्हें आप अंग्रेज़ी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निषेध का मतलब होता है मना करना या नहीं। तो जैसे इंग्लिश में नो और नॉट लगा करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही हिंदी में नहीं या इनकार करते हुए इन वाक्यों को बनाया जाता है। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, मैं वहाँ नहीं गया, या मैंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर है प्रश्नवाचक, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इनमें जो है प्रश्न किया जाता है और
वाक्य के जो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे लड़की क्या खाती है। 4th नंबर पर है आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य, इंग्लिश में सेंटेंस इंडिकेटिंग कमांड, जिसमें कमांड दी जा रही हो, किसी को आज्ञा, आदेश या उपदेश देने वाला वाक्य, जैसे मैंने कहा खाना खाओ। उसके बाद 5th नंबर पर है संदेहवाचक वाक्य, जिसको हम सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जिसमें डाउट होता है, संदेह, शंका या संभावना हो, तो ऐसे जो वाक्य हैं वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं, जैसे शायद लड़की खाना खाए या लड़की खाना खा रही होगी। मतलब इसमें अब लड़की खाना खा रही होगी ये एक अंदाजा है, एक संभावना है, कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। 6 नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य, जिन्हें इलेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद जो है उनकी अभिव्यक्ति होती है, जैसे चलो खाना खाएं या काश यह लड़की चैन से खाना खा ले। यानी इसमें हम अपनी एक इच्छा या अपनी विल को हम प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद 7th नंबर पर है आपके संकेतवाचक वाक्य, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो इन वाक्यों में संकेत या जो है शर्त है उसको व्यक्त किया जाता है, कोई इशारा किया जाता है, कोई कंडीशन रखी जाती है, जैसे यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती। यानी इस तरह के वाक्य कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो प्रथम आ जाते। और 8th नंबर पर अर्थ के आधार पर आपका वाक्य है विस्मय सूचक वाक्य, जिसे अंग्रेज़ी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इस तरह के वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष के भावों को व्यक्त किया जाता है, जैसे क्या लड़की ने खाना खा लिया, और इसके साथ ही विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। या फिर इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, वाह लड़की ने खाना खा लिया, और विस्मय सूचक चिन्ह। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गए होंगे।